जय हिंद साथियों, क्या हालचाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर आपका एंड होने वाला है और उसी हिसाब से सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाते हुए हम थोड़ी सी आगे की वीडियोस जो होंगी वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बिना पीडीएफ के पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाता है और पीडीएफ का आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगा आप ही की टेलीग्राम वाले चैनल द एनवाईए पर, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको दिक्कत हो पीडीएफ से पढ़ने में तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पीडीएफ वाले सिस्टम को थोड़ा सा बंद कर देंगे, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ में लगवाने स्टार्ट कर दें, है ना, जिससे कि कम समय में ज्यादा काम हम खींच पाए। चलिए, बाकी फर्स्ट बुक का रिवीजन करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डे बाय डे के हिस्सा, जैसे मैं ऑफलाइन बैचेस में मैंने इन 30 डेज को 2 डेज में डिवाइड किया, ऐसे ही टेक्निक आप भी बना सकते हैं अपनी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज की क्लास की बात करो तो क्लास नंबर 140 और टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स हमने बड़े बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है विद न्यूमेरिकल। देखिए ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तथा परावर्तन की व्याख्या, आज हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। परावर्तन हमने पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा है रे ऑप्टिक्स में, कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है, उसी पृष्ठ में माध्यम में वापस चली जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन अब इस बात को हमें हाइगेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हाइगेंस ने परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार की। अब यहां से पहले समझिए कि परावर्तन की व्याख्या पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हाइगेंस ने क्या बताया। हाइगेंस ने प्रकाश को लेकर के क्या थ्योरी ऑब्जर्व की, जिसके ऊपर हम फिर परावर्तन और अपवर्तन दोनों को यहां पर प्रूफ कर पाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, बिना देरी स्टार्ट किए, तो याद रखना हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे। ये कहां के साइंटिस्ट थे, याद रखेंगे आप, हॉलैंड के। और इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया और प्रकाश को कनेक्ट किया तरंग से, जो कि आज हम यहां पर पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर आपके टॉपिक आ गया, देखिए नंबर 1 टॉपिक की अगर मैं बात करूं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो यहां पर ध्यान देंगे आप कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि तरंग सिद्धांत को बताया। और उन्होंने क्या कहा कि इसमें हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती है। क्या कहा, प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में, अभी तक हमने प्रकाश को क्या माना था, किरण माना था, ऊर्जा माना था, लेकिन यहां पर पता लगा पहली बार हाइगेंस के अकॉर्डिंग कि प्रकाश जो है वो तरंग होती है, तरंग की भांति कार्य करती है, वेव की तरह, है ना। ये सभी तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल में संचरित होती है, यानी ये जो तरंगे होती हैं ये क्या होती है, ये प्रकाश की चाल में क्या हो जाती है, प्रकाश की तरह संचरित होती है। अब अगर मैं बात करूं प्रकाश की, तो देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश एक ऊर्जा है ना, जिसके द्वारा वस्तु को देख सकते हैं, है ना। देखिए आगे, प्रकाश में निम्न गुण होते हैं, जैसे नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, है ना। ये सारे टॉपिक के नाम है जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत, दोनों बातें सेम है ना। कुछ भी पूछे आपको यही लिख के आना है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो देखिए स्क्रीन पर भाई, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सेमी सेकेंडरी वेवलेट्स का सिद्धांत क्या था, देखें जरा। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, यानी प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरेगा तो वहां के पार्टिकल मूवमेंट करने लगेंगे। इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक रूम में बैठे हुए, या आपकी क्लासरूम में कई बार हुआ होगा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और वहां पर एक विंडो खुली हुई है या एक रोशनदान खुला हुआ है ऊपर, और वहां से प्रकाश की किरणें क्लास के अंदर आ रही हैं। तो आप जब उस प्रकाश को देखेंगे तो जहां जहां पर वो प्रकाश जा रहा है वहां वहां पर आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देंगे, उड़ते हुए हवा के अंदर। समझ में आई बात है नहीं? तो इसका मतलब प्रकाश जहां से गुजरेगा वहां पर प्रकाश के कण कंपन करेंगे ही करेंगे, वाइब्रेशन मोड पर चले जाएंगे। ठीक है। माध्यम में बना वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना, माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण जो समान कला में, अगर समान कला में कंपन कर रहे तो याद रखना, अगर मैं बोलूं आपसे तरंगाग्र कहां पर बनेगा, जहां पर, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में, माध्यम के सभी कण कैसे करेंगे, समान कला में कंपन करेंगे।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे आप, है ना। एग्जाम के पर्पज से पूछ लिया जाए तरंगाग्र क्या होता है ना। इसके प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, अभी मैं आपको प्रकार भी बता दूंगा, है ना। देखिए जरा, तो ये समझ में आ गया, वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करेंगे, एक साथ आगे, एक साथ पीछे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे जाएंगे, तरंगाग्र कहलाएगा, है ना। इसी को वेव फ्रंट भी बोल देते हैं। हाइगेन्स के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। हाइगेन्स के अनुसार द्वितीय तरंगिकाएं पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं और प्रकाश के वेग से चलती हैं। यानी सेकेंडरी वेवलेट से जितनी भी रेखाएं निकलेंगी द्वितीय तरंगिकाएं, उन सब का जो वेग होगा वो पृष्ठ के क्या होगा, एक तो लंबवत होगा और प्रकाश के ही वेग से वो चलेगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं आगे। माना ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, जैसे कि आपको दिखाई दे पा रहा है, एस एक बिंदु है जिससे 3 किरणें निकल रही हैं, 3 ज्यादा भी हो सकती हैं, है ना, ऊपर नीचे और बीच में। प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक तरंगाग्र ए भी है। माना प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों का वेग v है, इसलिए हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र ए बी के बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीय तरंगिका का वेग भी v होगा और द्वितीय तरंगिका स्मॉल टी समय में v इंटू टी समय बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें भाई वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, तो 4 हो गई v और समय हो गया t, तो टी समय में कितनी दूरी क्या आएगी, v इंटू टी दूरी तय करेगा। और तरंगाग्र ए बी के बिंदुओं को केंद्र मान करके देखो, इसको मैं समझाता हूं। यहां पर एक एस है मेरे पास, एक ऊपर जा रही है, एक बीच में और एक नीचे, और एक तरंगाग्र मैंने यहां पर माना यहां से लेके यहां तक, इनको मैंने अलग अलग बिंदु दे दिए। क्लियर है। और प्रत्येक बिंदु ने जो गोला बनाया वो कितना बनाया, याद रखना, प्रत्येक बिंदु ने जो गोला बनाया उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है दूरी 4 गुना समय, है ना। और ये जो आखिरी के बिंदु है इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ए बी का क्या बन जाएगा, अगर मैं बात करूं बी डैश ए डैश, एक नया तरंगाग्र क्या बनेगा, एक नया वेव फ्रंट यहां पर बनेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे पा रहा है। आगे बात समझ में, चलो क्लियर है इतनी बात। चलिए देखें जरा, तो इन वृत्तों पर खींचा गया एक अनुवालोप एक नए तरंगाग्र की स्थिति को दिखाएगा। समझ में। अब याद रखना, जब एक बिंदु से प्रकाश चलता है तो सामने जो तरंगाग्र बनता है वो हमेशा गोलीय होता है ना। इसको मैं समझा दूंगा अभी, फिलहाल अभी आप बात रखेंगे कि अगर किसी बिंदु से प्रकाश चल रहा है तो गोलीय बनेगा सामने, है ना। ये देखो गोलीय बना तरंगाग्र, बिल्कुल ये बात ध्यान रखेंगे आप। आगे की बात को स्टार्ट करें। हाइगेन्स के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर देखेंगे। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे भी लिख के बता सकते हैं, जिससे कि मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आकर आप उस चीज को अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं, है ना। चलिए देखें जरा, अगर मैं स्टार्ट करूं आगे, भाई सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि परावर्तन क्या होता है, तो मैंने ये पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली है, तरंगाग्र होती है, सॉरी परावर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले यहां पर इस बात को प्रूफ करने के लिए देखें ना क्या बोला गया, माना PQ एक परावर्तक पृष्ठ है और माना तरंगाग्र AB V वेग से पृष्ठ की ओर इस प्रकार आपतित होता है कि बिंदु ए पृष्ठ को स्पर्श करे। देखें जरा, अगर मैं बात करूं इस तरीके से, यहां पर एक तरंगाग्र है। क्लियर बात समझ में आ रही, क्या बोला उसने कि बिंदु ए जो है पृष्ठ को स्पर्श करे, यानी ए नीचे रहना है और बी ऊपर चले जाना है। आई बात समझ में। अब आगे क्या बोला है कि बिंदु बी से द्वितीय तरंगिका पृष्ठ PQ की ओर, पी पृष्ठ ये है P और ये Q, उसने कहा कि बिंदु बी से द्वितीय तरंगिका पृष्ठ PQ की ओर क्या कर रही है, चल रही है, और T समय में v इंटू टी दूरी तय करके ए डैश पर पहुंच जाएंगे। ये लो यहां से ए डैश पर चली जाएंगे और कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया कि जिस समय बिंदु बी से द्वितीय तरंगिका ए डैश की ओर चलती है, ये वाली, इसको याद रख, जो तरंग है उसके ऊपर एरो लगा देंगे, जो नहीं है वो तरंगाग्र है आपका, है ना। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ पा रही है। परावर्तक तरंगे v वेग से ऊपर की ओर, उसी समय a से द्वितीय तरंगिका परावर्तित होकर v वेग से ऊपर की ओर t समय में b डैश पर पहुंच जाती है। ये लो जी, बिल्कुल सेम टाइम पे एक और किरण आई यहां से a
ये वाली तरह। आ रही है बात समझ में? पहुंच जाती है कितने समय में, v इंटू टी समय में। यानी कि अगर मैं बात करूं बी ए डैश कितना था, v इंटू टी था इक्वेशन नंबर 1 में, और दूसरी बात अगर मैं करूं ए बी डैश, तो ये भी कितना है, v इंटू टी, क्योंकि समान माध्यम है तो दोनों ओ का वेग भी समान होगा और समय भी समान होगा। उसके बाद यहां से याद रखना एक आर्क हम लगाएंगे और इसको जो हम मिला देंगे वो यहां मिला देंगे। इतनी बात समझ में आ पा रही है? ये दूसरी तरंग हो जाएगी, ये पहला तरंगागर है और ये दूसरा तरंगागर। तो नवीन तरंगागर आपको मिल गया ए डैश बी डैश। अब आपके पास सामने दो ट्रायंगल है, देखना जरा, एक तो ट्रायंगल आपके पास बना ए बी ए डैश और दूसरा ट्रायंगल बना ए बी डैश ए डैश। आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में भी, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूं एक बार। इन दोनों त्रिभुजों में देखना एक बात क्या सेम है कि ऊपर वाले का जो एंगल है ए बी ए डैश बराबर होगा एंगल किसके, ए बी डैश ए डैश के, और यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी बात अगर मैं करूं क्या कि पहले वाले के जो आधार है ए डैश और दूसरे के आधार यानी कि ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन है। और दूसरी बात, पहले वाले त्रिभुज की भुजा बी ए डैश, ये वाली जो भुजा है क्या मान है, बी इंटू टी, और दूसरी जो भुजा है उसका नाम क्या है, ए बी डैश। इन दोनों की वैल्यू क्या है, वी इंटू टी। जब किसी त्रिभुज में तीन चीजें आपस में बराबर हो तो हमको पता है वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग प्रूफ हो जाते हैं। यानी कि ट्रायंगल ए बी ए डैश और सर्वांग हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। इतनी बात समझ में आ पाएगी? यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांग प्रूफ हो जाएगा। और सर्वांग प्रूफ होने के बाद यहां से अगर मैं बात करूं, देखना जरा, एक पूरा एंगल ये आई बनेगा और एक छोटा वाला एंगल आर बनेगा। इस बात को मैं यहां पर कह सकता हूं क्या कि भाई एंगल जो ऊपर वाला होगा एंगल आई वो बराबर किसके होगा, एंगल आर के होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग है। और जब हम ये बात प्रूफ कर देते हैं कि एंगल आई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो यहां पर सिद्ध हो जाता है कि घटना कौन सी है, परावर्तन की घटना है। क्लियर है? इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, एकदम फ्री नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, कोई भी आपको चार्ज वहां पर नहीं देना है। ठीक, बस आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए और बहुत अच्छे नंबर ले आइए, मेरे लिए यही सब कुछ होगा, है ना। चलिए, और भाई हमारे चैनल से पढ़ने के बाद जो जो बच्चे टॉपर या जो भी जितने भी मार्क्स आप लेकर के उसको बताना बिल्कुल ना भूलें, है ना, एग्जाम टाइम पे। चलिए, बाकी आप लोगों के एग्जाम्स के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी एक लाइव सेशन में रखने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे आपसे, है ना, और आपके एग्जाम्स को लेकर के कुछ भी बात कर सकते हैं। ठीक, आपको बता दिया जाएगा कब वो लाइव सेशन होगा। चलिए, तो परावर्तन समझ में आ गया होगा, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, देखें जरा नेक्स्ट, देखें जरा, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्लास में टॉपिक को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि काफी जल्दी समय में ही मैं इसको खत्म कर पाऊं, है ना। देखें जरा, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात आ जाती है अपवर्तन की, कि भाई अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन का मतलब तो ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के आती है और टकराने के बाद किसी दूसरे माध्यम में चली जाए तो उसी घटना को अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन बोला जाता है ना। अब यहां पर इस बात को कैसे समझेंगे आप, हाइगेन्स ने कैसे बताया अपवर्तन के बारे में, तो देखें जरा, इसको मैं हटा देता हूं और इसको लिख देता हूं अपवर्तन। अब हम यहां पर अपवर्तन पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो देखें जरा अपवर्तन के बारे में अगर मैं बात करूं, बिल्कुल स्क्रीन पर देखेंगे कि माना PQ एक अपवर्तक पृष्ठ है। देखो मैं बना देता हूं, ठीक है, क्या बोला गया, PQ एक अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम एक को दो से अलग करता है, यानी ऊपर माध्यम एक है और नीचे माध्यम दो है। माना तरंगागर AB एक में v1 वेग से पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि बिंदु A पृष्ठ को स्पर्श करे और B से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं v1 वेग से PQ की ओर आ जाती है। देखिए जरा, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। क्लियर है भाई? यही तो बात बोलिए उसने कि बिंदु A कहां पर है, पृष्ठ पर है, और ये बिंदु B एक तरंगाप है, इससे तरंग चलती है और कहां पर मिलती है, जाकर के इस बिंदु पे जाके मिल जाती है, और यहां पर बिंदु मिल जाता है A डैश। ये तो बोला उसने। क्लियर है? जो तरंग चली है वो कितने वेग से चली है, ध्यान रखेंगे आप, v1 वेग से, और समय जो होगा वो t होगा। क्लियर है? चलिए, एक एंगल यहां पर बनेगा और ये बनेगा आपतन कोण एंगल I। उसके बाद क्या बोला गया, अब ध्यान रखेंगे इस बात को, डायग्राम को उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो याद रखना B, हाँ ये वाली है B A डैश, तरंग तो ये वाली चलिए ना हमारी B A डैश,
तो याद रखना बी ए डैश कितना बनेगा, V1 इंटू टी बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ये तरंग है और ये तरंगाग्र है पहला, प्राइमरी जिसको हम बोल देते हैं ना। उसके बाद क्या बोला गया कि जिस क्षण बिंदु बी से द्वितीय तरंगिका चलती है उसी क्षण बिंदु ए से द्वितीय तरंगिका अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में V2 वेग से प्रवेश कर जाती है। माना ये द्वितीय तरंगिका जो नीचे को चलेंगी टी समय में बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच जाती है, यानी कि ए बी डैश जो बनेगा ये वाला, यहां पर एक चाप लगाए और इसको हमने यहां पर इसको मिला दिया, तो ए बी डैश यहां पर बनेगा और एक एंगल यहां पर बनेगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है, क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ गया आपको। ये वेग कितना था, V2 था, यानी ए बी डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर बन जाती है और दूसरा तरंगाग्र मिल जाता है आपको ए डैश बी डैश, पहला तरंगाग्र था ए बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? चलिए ये 90 और ये बनेगा एंगल आपका आर। अब हमको ये बताना है क्या कि साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है और ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये बात हमको यहाँ पर प्रूफ करनी है ना। देखें जरा स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं आपको डायग्राम भी दिखाई दे पा रहा होगा और मैंने यहाँ पर भी आपको डायग्राम बना के बता दिया। जब इस त्रिभुज को आप सोल्व करेंगे तो याद रखना, अगर मैं बोलूं आपको, देखें जरा, आधार ये लेंगे, लंब ये होगा और कर्ण क्या होगा, ये होगा। इसको याद रखना क्योंकि ये जो कॉमन भुजा है यही हमको ट्रायंगल के अंदर कॉमन लेनी है। देखें स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं, मैंने बोला आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी ए1, ए बी ए1 ए डैश, ये रहा ए बी ए डैश, और दूसरे की अगर मैं बात करूं क्या बनेगा, ए बी डैश ए डैश। दोनों त्रिभुज में अगर आप साइन लगाएंगे, सबसे पहले साइन आई अगर आप ऊपर लगाएंगे तो डायग्राम में देखिए आप साइन आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपने, देखें बी ए डैश अपॉन ए डैश। बी ए डैश लंब हो गया और ए डैश क्या हो गया, कर्ण हो गया। भाई साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इक्वेशन नंबर 1 बनाई। ऐसी दूसरे ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश में जब आप साइन आर लगाएंगे तो साइन आर बराबर क्या बनेगा, ए बी डैश, और बटे में क्या बनेगा, ए डैश। इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी साइन आई बटे साइन आर, और देखो ए डैश से ए डैश कट जाएगा और आ जाएगा क्या, बी डैश ए अपॉन ए बी डैश, है ना। क्लियर है इतनी बात। यहां से अब इन दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, v1 इंटू टी, और दूसरे की वैल्यू कितनी है, v2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, v1 बाय v2 आ जाएगा, है ना। और हमको एक बात पता है क्या कि दोनों माध्यमों में वेग का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि 1:2 के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहां से इसको 1:2 लिखा और साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर हो गया, 1:2 के बराबर, और यही क्या बन जाएगा आपका, स्नेल का नियम बन जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई आपको। यही क्या बनेगा आपका, स्नेल का नियम बनेगा। समझ में आई बात। और स्नेल का नियम ही क्या होता है, अपवर्तन की घटना की पहचान होती है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा एंड करा देता हूं ना, फिर इसका न्यूमेरिकल रह जाएगा केवल। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट, भाई तरंगाग्र के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो तरंगाग्र मैंने अभी भी आपको बताया क्या कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके लिए सभी कण समान कला में कंपन करें। सभी कण क्या करें, समान कला में कंपन करें, तरंगाग्र वेव फ्रंट आपका कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे आप। नंबर 1 जैसा आपको दिखाई दे पा रहा है, समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत अनंत पर हो, और जब अनंत पर रखा होता है तो अनंत वाली किरणें कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए समांतर किरणें तीनों प्लेटों से होकर के जा रही हैं, और ये जो समतल पृष्ठ बन रहा है, प्लेटों सॉरी, ये जो समांतर रेखाएं जा रही हैं, ये इनमें इसके बीच के जो पृष्ठ बन रहे हैं, 3 पृष्ठ आपको दिखाई दे पा रहे हैं, यही समतल तरंगाग्र होंगे। दूसरे पॉइंट की बात करूं, गोलीय। तो गोलीय क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु से जब किरणें निकलती हैं तो गोलीय स्रोत बनेगा आपके सामने, जैसा कि अभी बना था पीछे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है बेलनाकार। क्या होता है बेलनाकार की, अगर मैं बात करूं, जब प्रकाश स्रोत एक रेखीय स्रोत होता है, तो यानी कि बेलनाकार बीच वाले पॉइंट से जब रेखा निकल के जाएंगी तो उसको बेलनाकार पृष्ठ बोलेंगे। क्लियर है। तो ये तरंगाग्र के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करता हूं आपके सामने, स्क्रीन पर देखेंगे जरा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि प्लांक ने हमको क्या क्या बताया। देखें जरा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है ना। और ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं, इन्हीं को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर बात समझ में। और ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, E इक्वल टू फॉर्मूला याद रखेंगे आप इसका, H इंटू न्यू, या E इक्वल टू याद रखेंगे hc अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए H क्या होता है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू याद रखना 6.6
इंटू 10 की पावर -34, याद रखना 6.6 10 की पावर -34 h की वैल्यू होती है, कई बार न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती तो आप याद रखिएगा, है ना। न्यू बराबर प्रकाश की आवृत्ति और लैम्डा बराबर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है, जबकि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल है, और यानी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी हो जाएगी, द्वैती हो जाएगी। अब द्वैती प्रकृति को लेकर के देखें जरा, आगे और भी कुछ बातें कही गई हैं जिसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखें जरा भाई, द्वैती प्रकृति को लेकर क्या कहा गया, तो याद रखना दी ब्रोगली थे जिन्होंने अपने बारे में जिन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि द्वैती प्रकृति कैसे होती है पार्टिकल के अंदर, तरंग के अंदर, है ना, यानी प्रकाश के अंदर। देखें जरा, दी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, उसी प्रकार यदि कोई कण प्रकाश के वेग से कोटि से गतिमान होता है तो उस कण में तरंगों के भी गुण होते हैं, है ना, यानी तरंग की फॉर्म में अगर बहेगा तो उसके अंदर पार्टिकल वाले गुण भी होते हैं और उसके अंदर तरंग वाले गुण भी होते हैं, और इन दोनों के कारण ही इस कण से संबंधित तरंगें द्रव्य तरंग या दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती हैं, तरंगे कहलाती है ना। आइंस्टीन की अगर बात करूं तो E बराबर mc स्क्वायर होता है, और प्लैंक की अगर बात करूं तो E बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। दोनों फॉर्मूलों के लेफ्ट साइड में E है तो राइट भी बराबर होगी, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या किया, mc स्क्वायर को बराबर कर दिया hc अपॉन लैम्डा के, c से c कैंसिल हो गया, और मैंने m इंटू c को क्या कह दिया, द्रव्यमान गुणा वेग। जल्दी से बोलें फटाफट, क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणा वेग क्या हो जाता है, संवेग हो जाता है, जिसको हम p बोल देते हैं, और p बराबर h अपॉन लैम्डा, है ना। यहां से लैम्डा अगर आप निकालेंगे तो h अपॉन p आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्क्रीन पर जरा। अब स्क्रीन पर एक बात और बोली गई है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव बताइए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो याद रखना केवल आवृत्ति ही ऐसी चीज है जो उसकी कभी नहीं बदलेगी, बाकी सब कुछ बदल जाएगा, है ना। इस बात को थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये लिखा हुआ इसके अंदर, हाँ, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। v बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। पहली तरंग में हमने बोला v1 बराबर न्यू इंटू लैम्डा 1, और दूसरे माध्यम में बोला v2 बराबर न्यू इंटू लैम्डा 2। दोनों को उठा के डिवाइड कर दिया, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो v1 बाय v2 किसके बराबर आ गया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर आ गया, है ना। और यहाँ से v1 अपॉन v2 को भी अभी बताया था मैंने, अपवर्तन वाले में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक 1n2 बोलते हैं, और 1n2 बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। क्लियर है इतनी बात, यहां से आपके बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब याद रखना एक पॉइंट और याद रखना, क्या एक छोटा सा पॉइंट कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई एक न्यूमेरिकल आपको मास्टरमाइंड के मॉडल में आपको मिल जाएगा, इस तरीके का प्रश्न मैंने देखा है, और यहां पर इस प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है वो अपवर्तनांक गुणा वास्तविक पाथ के बराबर होता है, वास्तविक पथ के बराबर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, वहां पर वास्तविक पथ d दे रखा है, और जो प्रकाशीय पथ हो जाएगा n इंटू डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स में ये आया हुआ है मास्टरमाइंड के मॉडल से, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मास्टरमाइंड के मॉडल के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे भैया, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। एक प्रश्न और देख लेंगे आप, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कई बार। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है कि यदि किसी कण का द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा k है तो उससे संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। भाई k बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। वहां से अगर मैं निकालूं v की वैल्यू तो कितना आएगा, √2k अपॉन m। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है v बराबर √2k अपॉन m, और लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन mv। यहाँ पर v की वैल्यू आप पुट कर देंगे, है ना, तो v की वैल्यू कितनी है, √2k अपॉन m, और m को जब आप बाहर से अंदर लेकर जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा बराबर क्या आएगा, h अपॉन √2km। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इतनी बात समझ में आ पा रही भैया। चलिए तो दोस्तों हाइगेंस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया आज की इस क्लास में। कल को हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्लास जैसी भी लगी हो, जो भी आपका सजेशन हो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और अपने पंटर लोगों में इसको जरूर बताएं, ठीक। चलिए दोस्तों, जय हिंद।